हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री, जो कि हमने स्टार्ट कर चुके थे हम लोग क्लास 12th सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री जिसका पार्ट नंबर 3। ओके, यस, सरफेस केमिस्ट्री पार्ट नंबर 3 हम देखेंगे। मैंने आप लोगों को इससे पहले जो टॉपिक्स करवाए थे वो एक बार आप लोग पढ़ लेना, क्लियर कर लेना। ओके, सो अब हम देखेंगे इसमें जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हमारा दैट इज़ द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब ये हुआ, अब इसमें हमें ग्राफ्स, ये डेरिवेशन है पूरा का पूरा, तो इसमें आप देखोगे कि आपको है ना वेरिएशन दिखाई देगा गैसेस में। द वेरिएशन आपको अलग अलग गैस में जो एड्जॉर्ब्ड हुई है एड्जॉर्बेंट पे, है ना, प्रेशर के साथ साथ कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, यानी कि अब विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ अ कर्व टर्म्ड एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब होता है जिसमें आपको वेरिएशन दिखाई देगा किसमें, अमाउंट ऑफ गैस में जो एड्जॉर्ब हो रही है, किस पे, एड्जॉर्बेंट पे, है ना। प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे बाय मींस ऑफ कर्व के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, सबसे पहला जो आता है आपका डेरिवेशन, जिसको हम बोलते हैं फ्रुंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ज़रा देखना ये टर्म, फ्रुंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये फ्रुंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या बोला है कि ये फ्रुंडलिच नाम का साइंटिस्ट था जिसने 1909 में उसने अपना एम्पेरिकल रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट। देखो, उसने जो एक रिलेशनशिप दिया वो दिया था दैट इज़ व्हाट, क्वांटिटी ऑफ गैस, यानी कि कितनी क्वांटिटी में गैस एब्जॉर्ब्ड हो रही है, कितनी क्वांटिटी में गैस एड्जॉर्ब हो रही है बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट, बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। ठीक है, इसने यानी क्या बोला, ये इसका मेन स्टेटमेंट था, एंड प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि कितने क्वांटिटी में गैस एड्जॉर्ब हो रही है आपके सरफेस पे बाय द यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट, यानी एड्जॉर्बेंट भी है उसका भी एक, यानी अगर आप एड्जॉर्बेंट आप सॉलिड लेते हो तो उसका भी एक मास होता है। क्लियर, तो उसी के बेसिस पे हमने क्या किया कि गैस को एड्जॉर्ब कराया। तो कितने क्वांटिटी ऑफ गैस एड्जॉर्ब हो रही है सॉलिड के, मतलब सॉलिड का जो मास है जिसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट पे, और कितना प्रेशर आ रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी प्रेशर भी लगेगा ना, क्योंकि क्या है, गैस पार्टिकल्स हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप बनता है फ्रुंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में वो आपका बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखो, x/m इज इक्वल टू k इंटू पी 1/n, इस टाइप में लिखेंगे, वहाँ पे n आपका ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा, ये इक्वेशन मैं आपको समझाती हूँ क्या है, जिसमें x जो है ये आपका, वेयर x इज़ नोन एज व्हाट, x इज़ नोन एज द मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब द मास ऑफ द गैस। x क्या है आपका, मास ऑफ द गैस। x आपका मास है किसका, गैस का, आया समझ में। जो एड्जॉर्ब हो रहा है मास m ऑफ द एड्जॉर्बेंट, यानी कि कोई मास m है, m मतलब क्या है कि हमने एड्जॉर्बेंट का भी मास क्या लिया है, m लिया है, जिस पे हमें गैस को एड्जॉर्ब कराना है किस प्रेशर पे, p प्रेशर पे, आया समझ में। तो ये जो है वो क्या है, एड्जॉर्बेंट का भी मास हमने m लिया है जिस पे हमें उसको एड्जॉर्ब कराना है, और k और n जो है आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे k और n जो है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो आप समझ सकते हो x क्या है आपका x है जो मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब हो रहा है किस पे, मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट पे, प्रेशर p, और k और n आपका कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये दोनों k और ये जो है हमारा n, ये कांस्टेंट है जो डिपेंड करते हैं आपके किस पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी कि डिपेंड करेगा आपका नेचर कैसा है एड्जॉर्बेंट का और गैस का एक टेम्परेचर पे। तो ये जो रिलेशनशिप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्व के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे गैस का जो मास होता है वो एड्जॉर्ब होता है पर ग्राम ऑफ
दी एड्जॉर्बेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका जो गैस का मास होता है वो एड्जॉर्ब होता है, यानी कि आपका जो गैस का मास है वो क्या होगा, आपका एड्जॉर्ब होगा, गैस का मास आपका एड्जॉर्ब होगा। ऑब्वियसली गैस आ रहा है तो उसका जो मास होता है गैस का, है ना, वो एड्जॉर्ब हो रहा है पर ग्राम ऑफ दी एड्जॉर्बेंट। कितना ग्राम एड्जॉर्बेंट है उसके हिसाब से, यानी कितना एड्जॉर्बेंट है वो आपको मैं ग्राफ से समझाऊंगी। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रेशर वर्सेस एक ग्राफ लिया है जिसमें हम कह सकते हैं प्रेशर वर्सेस एक्स अपॉन एम, यानी ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो प्रेशर वर्सेस एक्स अपॉन एम जब हम लेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि जैसे अगर मैं टेम्परेचर 195 केल्विन करती हूँ, है ना, 244 केल्विन करती हूँ, फिर मैं 273 केल्विन करती हूँ, इस हिसाब से मुझे अलग अलग ग्राफ देखने को मिल रहा है। आया समझ में। और इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, यह प्रेशर बढ़ाएंगे एक्स अपॉन भी एम भी बढ़ेगा, इसी ग्राफ को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म, आइजोथर्म, ओके। इसी को क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म कहते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी फ्रुंडलिच आइजोथर्म वाला ग्राफ था जिसमें आप समझ सकते हो कि क्या गिवन है। इसमें आपको क्या बताया है, इसमें आपको ऐसा बोला है कि जैसे जैसे आप ये कर्व जो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, ठीक है, वो कर्व क्या इंडिकेट करता है, वो कर्व आपका ये इंडिकेट करता है कि आप जैसे जैसे एक फ़िक्स प्रेशर पे, है ना, एक फ़िक्स प्रेशर रखो, उसमें क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज़ हो रहा है क्या, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, क्योंकि हमने क्या किया था, प्रेशर बढ़ा रहे थे तो एक्स बाय एम भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो उस टाइम पे आप समझ सकते हो कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम हो रहा है। आया समझ में। तो ये जो कर्व है वो क्या बताता है, एक सिचुएशन बताती है या एक सैचुरेशन पॉइंट बताता है हाई प्रेशर पे, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट मतलब अब उसकी लिमिट आ गई, उतना ही रह पाएगा। आया समझ में, जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, यानी अब वो ग्राफ आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसका मतलब ये हुआ, हमने अभी एक इक्वेशन देखी थी फ्रुंडलिच एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म में, जो इक्वेशन आपको ये बताता था, दैट इज़ व्हाट एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी रेस टू 1/n, जिसमें n की वैल्यू ऑलवेज किससे ग्रेटर देन 1 होती है। आया समझ में। ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये ग्राफ से अगर मैं इसका लॉगेरिदम लूँ तो लॉग क्या होगा, समझो ज़रा, लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस 1/n, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, 1/n लॉग पी, ऐसे लिख देंगे। आया समझ में, ठीक है। अब ध्यान रखो कि इसमें जो ये हम वैलिडिटी ये मतलब ये जो बता रहे इक्वेशन फ्रुंडलिच आइजोथर्म को है, हम वेरीफाइड करते हैं। चलो, तो ग्राफ से प्लॉटिंग हम देखो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, किसके वर्सेस किसके, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एम वर्सेस लॉग पी, ठीक है। ये लॉग एक्स अपॉन एम वर्सेस लॉग पी के, ये रहा लॉग पी के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आया समझ में, है ना। तो ये ध्यान रखो, जैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप समझ सकते हो इसमें कि x अपॉन एम आपका कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, और जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एंड लॉग पी आपका x, देखो y एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। आया समझ में। और और ये जो x एक्सिस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिका, क्या बोलते हैं, एप्सिका, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है पूरा डेरिवेशन, अच्छे से रीड करना तभी समझ में आएगा, एग्जाम में पक्का पूछते हैं। सो एप्सिका इफ़ इट कम्स ऑन टू बी स्ट्रेट, अब देखो ये जो ग्राफ आपका आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तभी हम कह पाएंगे कि फ्रुंडलिच आइजोथर्म वैलिड हुआ, अदरवाइज नॉट। जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पे जो आपका बुक में ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से गिवन है, ओके, और ये आपका स्लोप गिवन है, ठीक है, ऐसे कुछ ए बी, और ये जो है आपका क्यू गिवन है, ठीक है। ये आपका इंटरसेप्ट है जो आपका लॉग ऑफ के आएगा, जो आपका क्या है, इंटरसेप्ट, आपका इंटरसेप्ट हुआ, ओके। अब समझो एक चीज़ कि इंटरसेप्ट हमारा आ चुका है, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि फ्रुंडलिच आइजोथर्म के हिसाब से कि यहाँ पे हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो वैलिड, अदरवाइज नॉट। तो ये जो स्लोप आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ 1/n। ये जो स्लोप आ रहा है दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ व्हाट, 1/n, ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में, है ना। और द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस दैट गिव द वैल्यू ऑफ व्हाट, लॉग के, ये जो आएगा वो आपका इंटरसेप्ट आएगा, लॉग ऑफ के। आया समझ में, ठीक है। अब फ्रुंडलिच आइजोथर्म एक्सप्लेन द बिहेवियर, उसने एड्जॉर्प्शन का बिहेवियर भी एक अप्रॉक्सीमेट मैनर में एक्सप्लेन किया था। ये जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है स्लोप, यहाँ पे जो स्लोप आया है ये क्या है, 1/n, आपका जो स्लोप है वो क्या है, 1/n है। आया समझ में। तो ये जो आपका स्लोप आ रहा है 1/n,
कैन हैव, उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो किसके बीच में होगी, बिटवीन 0 to 1, यानी प्रोबेबल रेंज आपका है 0.1 to 0.5। ध्यान रखना आपको रेंज में लेना है, ऐसा समझ में एक रेंज बना दो आप लोग, क्या करो 0.1 to 0.5 ऐसे एक रेंज दे दो, ऐसा समझ में। ये जो n की वैल्यू उसकी मैंने आपको रेंज बोली है, क्लियर, ओके। सो ये आपका किसके बीच में होगा, 1/n की वैल्यू जो होगी वो होगी, दैट मीन्स 0 to 1 प्रोबेबल 0.1 to 0.5, ये जो इक्वेशन 5.2 हमें दे के रखा है। एंड दैट ये क्या करता है, एक होल्ड करके रखता है गुड ओवर द लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर, मतलब एक प्रेशर की जो रेंज होती है उसको होल्ड करके रखता है, यानी उससे आगे बढ़ने देगा नहीं, यानी एक लिमिट रखता है, ऐसा समझ में, क्लियर, और उसके आगे नहीं आएगा। तो जब हम कहेंगे कि जब 1/x इज इक्वल टू 0, जब हम ऐसा कहें कि व्हेन 1/x इज इक्वल टू 0, मान लो अगर हमने ऐसा कहा है इसमें, ये वाला है ना, तो 1/x नहीं आएगा, 1/n आएगा, ये वाला 1/n। जब भी मैं 1/n को 0 मानूँ तो x/m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या होगा अपना कांस्टेंट, ऐसा समझ में, है ना। ये अगर मैं इसको 1/n को 0 कर दूंगी तो x/m क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हमारा जो एड्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि लॉग पी भी नहीं है अब तो, ऐसा समझ में, है ना, अब प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं व्हेन 1/n की वैल्यू, ज़रा ध्यान देना, 1/n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेती हूँ, है ना, तब x/m क्या हो जाएगा, k × p। आप समझो यहाँ पे, अगर मैं 1/n की वैल्यू 1 लेती हूँ, आया समझ में, तो x/m क्या होगा, k × p, क्लियर, है ना। अब k × p होगा, दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, x/m जो है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, p से प्रोपोर्शनल है, ऐसे, आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन वेरी डायरेक्टली विद प्रेशर, तो हम कह सकते हैं ये जो एड्जॉर्प्शन है ये डायरेक्टली किससे वेरी करेगा, प्रेशर से, मतलब ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रेशर भी हमारा इंक्रीमेंट करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि क्या ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आया समझ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर, ये ध्यान रखो। अब ये दो इसके डिफरेंस थे, अब हम कह सकते हैं दोनों ही कंडीशन में ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म्स हमने देखे वो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अप्रोच सैचुरेशन है जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, एंड इट कैन नॉट, देखो बोथ द कंडीशन आर सपोज्ड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, दोनों ही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कंडीशन है। तो जो एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म है ऑलवेज सीम टू अप्रोच सैचुरेशन, हम कह सकते हैं ये एक टाइप का कैसा है, हमारा सैचुरेशन टाइप का अज्यूम कर सकते हैं। ये ए और बी क्या है, इसका खाली नाम दिया और कुछ नहीं है, ये एक एंगल बता दिया, ओके। सो हम कह सकते हैं ये इट सीम टू बी अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर पे, क्लियर। तो हम कह सकेंगे इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द फ्रुनलुज आइसोथर्म, दस इट फेल एट हाई प्रेशर। इसने फ्रुनलुज आइसोथर्म एक्सप्लेन, मतलब ये फेल हो गया थियरी, कहने का मतलब है क्योंकि उसने हाई प्रेशर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं दिया, जो हमने यहाँ पे देख चुके हैं, आया समझ में। तो इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय फ्रुनलुज आइसोथर्म, दस इट फेल्स एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर देने में कैसा रहा, वो फेल रहा, आया समझ में। तो ये ध्यान रखना है, ओके बच्चों। तो इसके ये हमारा था फ्रुनलिज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो ज़रा ध्यान से समझना, एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज, ये टॉपिक है आप लोगों का, एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज, ओके। किस टाइप से सोल्यूशन फेज से एड्जॉर्प्शन किया जा सकता है ये समझो, ऐसा समझ में। तो देखो यानी कि सॉलिड जो होते हैं, इसमें मुझे खाली बताना है आपको क्या क्या है कि सॉलिड जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, सॉलिड कैन एब्जॉर्ब सल्यूट्स फ्रॉम द सोल्यूशन ऑल्सो, सॉलिड्स सल्यूट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं सोल्यूशन में से भी, आया समझ में। और हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, मान लो अगर हमने वाटर में लिया, उसको शेक किया, है ना, चारकोल के साथ, तो जो क्या होता है, एक कुछ पार्ट ऑफ एसिड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है चारकोल पे, और दैट मीन्स चारकोल पे एब्जॉर्ब होने के बाद जो कंसंट्रेशन होती है एसिड की वो कम हो जाती है सोल्यूशन के अंदर,
आया समझ में, है ना। तो ये ध्यान रखो चारकोल का कितना इंपॉर्टेंस दिया है। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो लिटमस सोल्यूशन होता है जब उसको हम शेक करें चारकोल के साथ तब तो वो कलरलेस हो जाएगा। लिटमस सोल्यूशन यानी आपने वो रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड अपने चेंज करते हैं ना, है ना, तो वो लिटमस सोल्यूशन, ठीक है। तो वो जब भी हम शेक करेंगे चारकोल के साथ तो कलरलेस हो जाएगा। तो दैट मीन्स प्रेसिपिटेट जो आपको MgOH होल ट्वाइस का मिलेगा, यहाँ पे बोला है, वो आपको ब्लू कलर का मिलेगा, है ना। और टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ, हम कह सकते हैं जब भी एड्जॉर्प्शन करेंगे जिसको हम बोलेंगे मैग्नीसॉन, क्या बोलते हैं, मैग्नीसॉन, MgOH होल ट्वाइस का कैसा होगा कलर, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यस इसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम इसको मैग्नीसॉन, मैग्नीसॉन बोलते हैं। आया समझ में, वो ध्यान रखो। सो एक चीज़ ध्यान रखो कि जो प्रेसिपिटेट होगा MgOH होल ट्वाइस का वो अटेन द ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेट इन द एब्सेंस, सॉरी यहाँ पे आप देखोगे यस कह सकते हैं हम लोग ये चीज़ कि जब भी आप लोग प्रेसिपिटेट लोगे MgOH होल ट्वाइस का तो आपका आएगा ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर देता है। ये ध्यान रखो कि ब्लू कलर आता है जब भी आप प्रेसिपिटेट लेते हो। तो उसमें क्या होगा, अगर चारकोल के साथ चेक करोगे तो फिर बाद में 0 हो सकता है, लेकिन प्रेसिपिटेट तो आपका MgOH होल ट्वाइस का अटेन ब्लू कलर विथ व्हेन प्रेसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीसॉन रिएजेंट। ये आपका जो मैग्नीसॉन है ना, ये आपका रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो ब्लू कलर देगा आपको, समझ में आया, है ना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ये आपका था। अब द कलर इज ड्यू टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीसॉन। अब ये जो कलर ब्लू कलर क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्योंकि ये जो मैग्नीसॉन है रिएजेंट है वो क्या हो रहा है, एड्जॉर्ब हो रहा है। दैट मीन्स अगर एड्जॉर्ब होगा, पूरी तरह से एड्जॉर्ब हो जाएगा, तभी ये रिएजेंट एड्जॉर्ब होगा किस पे, एड्जॉर्बेंट पे, तब जाके आपका प्रेसिपिटेट मिलेगा। इस वजह से बोला है कि ये जो है द कलर इज ड्यू टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, मैग्नीसॉन रिएजेंट। तो ये जो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हमें थोड़ा देखना है एड्जॉर्प्शन के केस में फ्रॉम द सोल्यूशन फेज, ठीक है, ऐसा बोला है। सोल्यूशन फेज में कौन कौन से एड्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है वो है आप लोगों का, दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ, देखो यहाँ पे ये पांचों चारों जो ऑब्जर्वेशन है आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा आप लोग पढ़ना, पूरा थ्योरी चैप्टर है, इस वजह से बोल रही हूँ। सो ज़रा ध्यान देना इसमें कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप अगर एक्सटेंड करोगे एड्जॉर्प्शन का, यानी अगर आप बढ़ाते जाओगे बड़ा एक्सटेंड कर दोगे एड्जॉर्प्शन का, इट डिक्रीज। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा कि एड्जॉर्प्शन का एक एक्सटेंट कम हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, समझे। तो आपको टेम्परेचर भी लिमिट में देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो एक्सटेंट होगा एड्जॉर्प्शन का वो कम होता जाएगा। अब ये जो आपका एक्सटेंट है एड्जॉर्प्शन का कि कहाँ तक एक्सटेंड होना है उसको, इट इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप सरफेस एरिया, देखो पहला पॉइंट ये है, मैंने आपको क्या बोला पहला पॉइंट, कि द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि एक्सटेंट जो होगा किसका, एड्जॉर्प्शन का, ठीक है। आपको आप लोगों को मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रही हूँ, टर्म लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, आया समझ में। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, क्लियर। अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे, आपको सेकेंड टर्म में क्या बोला है, सेकेंड टर्म में आपको ये बोला है कि द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, यही कि ये जो एक्सटेंट है ऑफ एड्जॉर्प्शन दैट कीप ऑन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट, विथ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, आया समझ में। जैसे जैसे आप सरफेस एरिया, एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे तो उतना साझा आपका, उतना ही एक्सटेंट में आपका एड्जॉर्प्शन होगा, समझे। तो देखो एड्जॉर्प्शन, अब थर्ड पॉइंट जो है आपका ये आता है जिसमें ऐसा बोला है कि आपका जो एक्सटेंट है एड्जॉर्प्शन का वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सोल्यूशन, ठीक है। आपका जो यहाँ पे ये एक्सटेंट है यानी कितना एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, आया समझ में, वो डिपेंड करता है आपका कंसंट्रेशन पे, सल्यूट का कितना कंसंट्रेशन है सोल्यूशन के अंदर। तो ये लिखो यहाँ पे कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है डिपेंड्स ऑन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, कितना आपका सल्यूट प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में सल्यूट प्रेजेंट है आपके सोल्यूशन के अंदर, आया समझ में, तो तभी जाके आपका एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अब चौथा पॉइंट आपका ये आता है कि एक्सटेंट जो है एड्जॉर्प्शन का वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट, यानी कि एक्सटेंट जो है आप लोगों का एड्जॉर्प्शन का, है ना, वो डिपेंड करेगा आप लोगों के, दैट इज़ व्हाट द, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि किस टाइप से जो हो रहा था कि जो आपका जो चौथा पॉइंट है वो ये है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन दैट डिपेंड, वो जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे एंड द एड्जॉर्बेट पे। देखो एड्जॉर्प्शन है जो उसमें चौथा पॉइंट ये कहता है कि आपका जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो क्या होगा कि आपका एड्जॉर्बेंट का नेचर कैसा है, समझे, यानी रफ है, स्मूथ है, जिस पे कि गैस मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेट, जो आने वाले हैं एड्जॉर्बेंट पे, ठीक है, तो उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना, तभी तो एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंड हम बढ़ा पाएंगे। अगर रफ सरफेस होगा तो इतना ज़्यादा, लेकिन स्मूथ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स बैठेंगे भी, तो देखना पड़ता है हमें सरफेस। तो ये जो प्रिसाइज मैकेनिज्म हमने पढ़ा एड्जॉर्प्शन का फ्रॉम द सोल्यूशन, ये पहले हमें नहीं पता था, लेकिन फ्रुंडलिच इक्वेशन के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि उसने ये बताया कि एड्जॉर्प्शन का बिहेवियर सोल्यूशन के अंदर कैसा होता है, ठीक है ना, और उसके हिसाब से उसने प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे टर्म के बारे में बताया था। क्लियर, तो उसने देखो क्या बताया था, ये बोला कि उसने ये इक्वेशन याद रखो, x/m दैट इज इक्वल टू kc⁻1/n, आया समझ में, ये kc⁻1/n दे दिया था, वेयर c क्या है आपका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, याद रखो c जो है वो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, आया समझ में, ठीक है, ओके। अब ये हमारा इक्वेशन बना, दैट इज, इसका मतलब होता है एड्जॉर्प्शन आपका कंप्लीट है, इक्विलिब्रियम पे क्या है आपका एड्जॉर्प्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। अगर मैं इसका लॉगरिदम लेती हूँ, है ना, इसका लॉगरिदम लेती हूँ तो क्या होगा, x/m दैट इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c, ये 1/n log c इस टाइप में होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हो जाएगा, आया समझ में, लॉग ले लिया दोनों साइड। तो अगर हम प्लॉट करते थे, याद करो x/m वर्सेस c का ग्राफ प्लॉट करेंगे, लॉग ऑफ x/m वर्सेस c का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करती हूँ यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा, log c, सॉरी, log x/m वर्सेस log c का ग्राफ अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज़ व्हाट योर स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, आपको वैसा ही ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, आया समझ में, जो आपने देखा दैट इज ऑब्टेन विच शोज द वैलिडिटी ऑफ फ्रुंडलिच आइजोथर्म, जिसने वैलिडिटी फ्रुंडलिच के बारे में ही बताया था, वैसा ग्राफ। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों का ये जो लॉग क्या आएगा वो आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, 1/n आपका स्लोप हो जाएगा, आया समझ में, इस हिसाब से आप ले लोगे। तो यहाँ पे बोला है कि दैट कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय टेकिंग, अगर हम सोल्यूशन ले डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का, जैसे एसिटिक एसिड ले लो, कोई भी ले सकते हैं, हर एक वॉल्यूम जो होता है सोल्यूशन के अंदर वो ऐड होता है एक इक्वल अमाउंट में, जैसे आप कह सकते हो चारकोल है तो वो डिफरेंट फ्लास्क में अलग अलग अमाउंट में ऐड होगा, यानी पर ऐड तो होगा लेकिन कैसा होगा, इक्वल अमाउंट में। सो फाइनल जो कंसंट्रेशन डिटरमाइन होगी उसकी हर एक फ्लास्क की आफ्टर द एड्जॉर्प्शन, हम कह सकते हैं इक्वल आएगा। तो ये जो डिफरेंट देखो हम डिफरेंस ले सकते हैं इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की, दैट गिव द वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स, आप समझ सकते हो, स्टार्टिंग में हमने कुछ और लिया, फाइनल में हमने कुछ और लिया, तो अगर हम उसका डिफरेंस ले तो दैट गिव द वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स, क्लियर, तो ये हम बता सकते हैं। और यूजुअली ये जो अबाउ इक्वेशन आपको दिखने को, ये वाला जो इक्वेशन है उसमें आप कह सकते हो दिस वन, किसमें ये बता सकते हो कि वैलिडिटी जो है फ्रुंडलिच आइजोथर्म की वो इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, आया समझ में। तो ये था आप लोगों का एड्जॉर्प्शन फ्रॉम दी सोल्यूशन फेज, क्लियर। अब इसके बाद आप देखोगे कि एक इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, ओके। तो कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है एड्जॉर्प्शन में, तो सबसे पहले अगर देखें तो उसमें आपका कुछ ऐसे आपके देखो टेक्स्ट बुक में देखें तो 10 पॉइंट गिवन है, 10 पॉइंट्स, तो वो आपको ध्यान रखना है कि एड्जॉर्प्शन में कौन कौन सी प्रोसेसेस हो सकती है, आया समझ में, ठीक है। तो चलिए, पहला जो प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, वेरी गुड, इसमें बहुत ही अच्छा है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। आप वैक्यूम को ज़्यादा से ज़्यादा, वैक्यूम स्टेट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो, प्रोडक्शन करो उसका, तो वो एक इंपॉर्टेंट एड्जॉर्प्शन का फैक्टर हुआ। तो देखो, द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एड्जॉर्ब बाय द चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप
टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम। अच्छा, इसमें ये बोला है कि आप देखोगे अलग अलग एयर में ट्रेस एयर आप देखोगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जितने भी हमारे हैं उनको जो हम ट्रेस करना चाहें, दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय चारकोल। चारकोल जो है वो सारे गैसेस, सारे एयर्स को मतलब जितने भी गैस होते हैं उसको क्या कर लेता है, चारकोल एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। तो क्या करेगा वो, दैट कैन बी एब्जॉर्ब, चारकोल एब्जॉर्ब करेगा एक वेसल के थ्रू, यानी कि एक फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप, जिसके ऊपर इवैक्यूएट हमने क्या किया, एक पंप इवैक्यूएट, वैक्यूम का पंप इवैक्यूएट कर दिया है, जिसकी वजह से दैट गिव अ वेरी हाई वैक्यूम, ताकि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा वैक्यूम प्रोवाइड हो सके। तो ये पहला पॉइंट था, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। दूसरा पॉइंट आता है गैस मास्क। सेकेंड पॉइंट आता है आप लोगों का गैस मास्क। ठीक है, गैस मास्क का मतलब ये होता है, एक गैस मास्क हम कह सकते हैं एक डिवाइस है ना, जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, जिसमें बहुत सारे एक्टिवेटेड, एकदम एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट है। ठीक है, यस, इट चारकोल आया समझ में। तो हम कह सकते हैं गैस मास्क विच इज़ अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल्स ऑन अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, किस पे, एड्जॉर्बेंट के मिक्सचर पे प्रेजेंट। तो यूजुअली हम यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग इन द कोल माइंस टू एड्जॉर्ब पॉइजनस गैस। याद है, पता है आप लोगों को, कॉयल यानी कॉयल माइंस आपने पढ़ा होगा, ब्रीथिंग दैट यूज़ फॉर द ब्रीथिंग इन द कॉयल माइंस में आप देख सकते हो पॉइजनस गैस को एड्जॉर्ब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसा समझ में, जितने भी हमारे नेचर में पॉइजनस गैस होते हैं उनको हम कॉयल माइंस के थ्रू क्या कराते हैं, इन एड्जॉर्बेंट्स एक्टिवेटेड चारकोल गैस मास्क के थ्रू हम एड्जॉर्ब कराते हैं। ऐसा समझ में, ठीक है। थर्ड जो आता है वो है आपका कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी आया समझ में। अब ये क्यों, ह्यूमिडिटी का कंट्रोलेशन क्यों है, सिलिका है आपका, एल्यूमिनियम जेल है, वो जनरली आप देख सकते हो सिलिका एल्यूमिनियम जेल जो है वो हम यूज़ करते हैं एज एन एड्जॉर्बेंट्स, क्योंकि एड्जॉर्बेंट की तरह यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, मॉइस्चर रिमूव करने के लिए, एंड ताकि मॉइस्चर रिमूव हो सके और ह्यूमिडिटी कंट्रोल में आ सके। आया समझ में। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट आता है आप लोगों का, दैट इज़ व्हाट, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, यानी कि जो भी आपका मैटर है वो आपका कैसा है, कलरिंग है, उसको हम रिमूव करेंगे सोल्यूशन में से। कहाँ से, सोल्यूशन में से। क्लियर। तो देखते हैं एनिमल चारकोल में ही अलग अलग आते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं, एक आता है एनिमल चारकोल, वो रिमूव करता है कलर्स। बेसिकली एनिमल चारकोल हम लेते हैं कलर्स को ही रिमूव करने के लिए। ठीक है, एनिमल चारकोल रिमूव कलर ऑफ द सोल्यूशन, पूरी सोल्यूशन का कलर रिमूव कर देगा बाय एड्जॉर्बिंग कलर्ड इम्प्योरिटी। क्या करेगा, कलर की जो इम्प्योरिटीज़ होगी उसको एड्जॉर्ब कर लेगा। आया समझ में। इसकी वजह से क्या होगी कि कलर आपका एनिमल चारकोल पूरी तरह से सोल्यूशन में से रिमूव कर देगा। समझे, यानी कि कलर्ड की जो इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होगी उसको रिमूव करेगा। फिफ्थ आता है आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये सारे के सारे आपके लर्न हो जाने चाहिए। कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब ये हुआ कि आपने समझा कि एड्जॉर्प्शन जो हो रहा है रिएक्टेंट, मतलब ये जो रिएक्टेंट्स का जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है एक सॉलिड सरफेस पे, है ना, एक सॉलिड का सरफेस हमने लिया है, उसी पे तो हम क्या करवा रहे हैं, इन रिएक्टेंट्स को एड्जॉर्ब करा रहे हैं, एड्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, अगर कैटलिस्ट बढ़ेगा, यानी कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ना। ये कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, दैट कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे बहुत सारे गैसेस रिएक्शंस में, ऐसे बहुत सारे गैसेस जो हैं वो रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस से भी प्रेजेंट देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी होता है उनका, जिनमें सॉलिड कैटालिसिस भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो हमें आयरन एज अ कैटालिस्ट लेना पड़ता है। अगर हमें अमोनिया, आप समझते हो ना, अमोनिया क्या है, NH3, आया समझ में। अगर मुझे अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मुझे कौन सा कैटलिस्ट लेना है, उसको मैन्युफैक्चर कराना है, दैट मीन्स मुझे आयरन एज एन कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। ये सारे आपके टर्म्स हैं जो आपको ये तो लर्न ही रखना पड़ेगा कि इसमें ये कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो आयरन के कैटलिस्ट लेंगे। अगर मुझे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चरिंग कराना है तो वो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपका आएगा बाद में, जिसमें हम H2SO4 का पूरा मैकेनिज्म है जो हम पढ़ेंगे, H2SO4
4 बनाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी हाइड्रोजन एंड सल्फेट मिलके एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट होके एक प्रोसेस बनाता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस की वजह से ही क्या होता है कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड यूज़ ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल का अगर हम हाइड्रोजिनेशन करें, हाइड्रोजिनेशन यानी सेपरेशन, आप हाइड्रोजन ऐड करके फिर सेपरेशन कर दो आप, है ना, फाइनली देन उसको डिवाइड करो, तो फाइनली डिवाइडेड निकल इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करने में, डिवाइड करने में आपको निकल का कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स है ये सारे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। ओके, सो आज हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिसिस तक ही रखेंगे। इसके बाद आपके 1 2 3 5 पॉइंट्स आपके बचते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम करा दूंगी। ओके, और उसके बाद उसी में इंटेक्स क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा एक पूरा टॉपिक आता है कैटालिसिस, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो तब तक के लिए आप लोग इतना प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।